गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज 8 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से ऐसे हमारे को वर्ड्स मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि हिस्ट्री के अंदर भारत से किस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल्स में भारत का किस तरीके से कॉटन टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता था भारत में। आज देखिए इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। By the early 18th century, worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के वूल और सिल्क मेकर्स इस चीज़ का विरोध करने लग गए कि भारत से आने वाला जो टेक्सटाइल है, क्योंकि भारत से आने वाला टेक्सटाइल उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, फेमस था, तो इंग्लैंड के वूल और सिल्क मेकर्स इस चीज़ का प्रोटेस्ट करने लग गए कि वो इस इंडियन टेक्सटाइल को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करें इंग्लैंड के अंदर। In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textiles chintz in England. 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र, जिसको चिंट्स कहा जाता था, के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वॉज नोन एज द कैलिकटो एक्ट। आश्चर्यचकित वाली बात यह है कि इस एक्ट को कैलिकट एक्ट के नाम से कैलिको एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगिन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंग्लैंड के अंदर शुरू हुई थी। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल्स, English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. भारतीय वस्त्रों के साथ कंपटीशन करने में असमर्थ अंग्रेजी निर्माता, मतलब इंग्लैंड के निर्माता, भारतीय वस्त्रों के प्रवेश को रोककर देश के भीतर एक सुरक्षित बाजार चाहते थे। मतलब इंग्लैंड के जो टेक्सटाइल मेकर्स जो थे वो क्या चाहते थे कि भारतीय वस्त्र यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो, और उन इंग्लैंड के टेक्सटाइल जो प्रोड्यूसर्स थे उनका कंपटीशन भी किससे था? भारतीय टेक्सटाइल्स के मेकर्स से ही था। और वे ये चाहते थे कि किस तरीके से हमारा यहाँ का जो सामान है, मतलब इंग्लैंड का जो माल जो है, चाहे टेक्सटाइल वाली जो चीज़ जो है वो ही बिके और भारतीय वाली चीज़ ना बिके। The first to grow under government protecting was the calico printing industry. Indian designs were now imitated and printed in England on white muslin or plain unbleached Indian cloth. The first to grow under government protection was the calico printing industry. गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के साथ ही सबसे पहले कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री स्टार्ट की गई थी, जो इंडियन डिजाइन्स वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिम और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। अब इंग्लैंड के अंदर वाइट मुस्लिम या एक प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ के ऊपर कैलिको प्रिंटिंग को इमिटेट किया जाने लगा। मतलब इंडिया के अंदर जिस तरीके की प्रिंटिंग होती थी, अब इंग्लैंड वाले क्या करने लगे थे कि उसे एक सफ़ेद कपड़े पर, जिस पर ब्लीच नहीं हो, उसे एक सफ़ेद कपड़े पर क्या करने लगे थे, वो उसको कॉपी करने लगे थे। ठीक है। कॉम्पिटिशन विद इंडियन टेक्सटाइल्स ऑल्सो लेड to a search for technological innovation in England. Competition with Indian textiles से प्रतिस्पर्धा के कारण also led to a search for technological innovation in England. इंडियन टेक्सटाइल्स से कंपटीशन के कारण इंग्लैंड के अंदर बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी हुए। इन 1764 द स्पाइनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन के विच इंक्रीज्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पाइंडल्स। 1764 में जॉन के द्वारा कताई जेनी का आविष्कार किया गया था, जिसने पारंपरिक स्पिंडल की उत्पादकता में वृद्धि की थी। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1786 revolutionized cotton textile weaving. The invention of the steam engine by Richard Arkwright in 1786. रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1786 में स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद
कॉटन टेक्सटाइल वीविंग के अंदर एक रिवॉल्यूशन आ गया। क्लॉथ कुड नाउ बी वूवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू। अब कपड़ा बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनने लगा था और बहुत सस्ता बनने लगा था। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल्स कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। जबकि इंडियन टेक्सटाइल्स ने 18वीं शताब्दी के अंत तक भी पूरी दुनिया को अपने यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से डोमिनेट किया हुआ था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनर्मस प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। जितने भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, चाहे वो डच की हो, चाहे फ्रेंच की हो, चाहे इंग्लिश की हो, उन्होंने इस व्यापार से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। These companies purchased cotton and silk textiles in India by importing silver। ये कंपनी क्या करती कि भारत में सिल्वर को इंपोर्ट करके वहाँ से कॉटन और सिल्क को परचेज करती। बट एज यू सी चैप्टर 2, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स। लेकिन आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर अपना पॉलिटिकल पावर हासिल कर लिया था, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीसियस मेटल टू बाई इंडियन गुड। तो उनके पास इतने सारे मेटल्स नहीं थे कि वो उनको इंपोर्ट करके इंडियन गुड्स को खरीद सके। इंस्टेड दे कलेक्टेड रेवेन्यूज फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार्स इन इंडिया। इसके बजाय वो क्या करते थे कि भारत के किसानों से और जमींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाई इंडियन टेक्सटाइल्स। और इस रेवेन्यू को वो इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदने के काम में लिया करते थे। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 70 पर। हु वर द वीवर्स? वीवर्स का मतलब बुनकर। ये बुनकर कौन थे? वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग। वीवर्स अक्सर कर उस कम्युनिटी को बिलोंग करता है जो कि वीविंग के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं। देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। उनकी यह कला एक जनरेशन से दूसरी कला के अंदर पास्ड होती रहती है। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहास और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड काइकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग। ठीक है, बंगाल के तांती वीवर्स, नॉर्थ इंडिया के जुलाहाज और मोमिन वीवर्स, ठीक है, और साउथ इंडिया के साल और काइकोलर, देवांग्स, ये फेमस कम्युनिटीज़ है वीविंग के लिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पाइनिंग, ए वर्क डन मोस्टली बाई वीमेन। पहला स्टेज क्या होता है कि अक्सर कर व्यूमेन ही पहले स्टेज को करती है, जो कि क्या होती है? स्पाइनिंग। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स। घरों के अंदर ही काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? चरखा और तकली। द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द तकली। धागा चरखे पर घूमता था और टेकली पर लुढ़क जाता था। When the spinning was over, the thread was woven into cloth by weaver. When the spinning was over, जब स्पाइनिंग कंप्लीट हो जाती थी तो वीवर के द्वारा कपड़े पर क्या बुन लिया जाता था? धागा बुन लिया जाता था। इन मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज ए टास्क डन बाई मैन। ज़्यादातर देशों में वीविंग एक टास्क है जो कि आदमियों के द्वारा होता है। फॉर कलर्ड टेक्सटाइल्स द थ्रेड वॉज डाइड बाई द डायर। कलर्ड टेक्सटाइल्स के लिए थ्रेड को डायर से डाइड किया जाता है और उस डायर को रंगरेज के नाम से जाना जाता है। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ फॉर वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज चिपिगर्स। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ में द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट। वीवर्स को स्पेशलिस्ट की मदद की ज़रूरत होती है। ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज, जिनको चिपिगलर्स के नाम से जाना जाता है। हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशंस एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस। हैंडलूम वीविंग्स और इस ऐसे ऑक्यूपेशन से 100 ऑफ इंडियंस की आजीविका चलती हुई आती है। मतलब हैंडलूम जो वीविंग है, इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे व्यक्तियों को ऑक्यूपेशन मिलता है जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलती है। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।